हेलो एवरीवन, खुशी की दुनिया में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समरी ऑफ टोटल मनी मेकओवर, जिसे लिखा है देव रामसे ने। और इस समरी की बात की जाए तो 20 सालों से भी ज़्यादा समय से एयर किए जाने वाले अपने रेडियो शो से देव रामसे ने कई लोगों की हेल्प की थी। उनमें उनके लिसनर अमेरिका के आम लोग हैं जो कर्ज यानी कि फाइनेंशियल परेशानी से जूझ रहे हैं। बिल्कुल मेरी और आपकी तरह वे लोग भी यही सोच रहे हैं कि अपनी फैमिलीज को बेहतर लाइफस्टाइल कैसे दें। हमारी बेसिक प्रॉब्लम मनी प्रॉब्लम में हमको 7 बेबी स्टेप हेल्प करेगी देव रामसे की। हम उनको एक एक करके सीखेंगे। हम उन लोगों की कहानियों के बारे में भी जानेंगे जिन्होंने इस चैलेंज को लेकर के अपनी लाइफ बदल दी। यह 7 बेबी स्टेप्स क्लियर और आसान है। ये इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि छोटे छोटे स्टेप्स से लॉन्ग टर्म में हमको बहुत काम आएंगे। हमको अपनी लाइफ में बड़े बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टेप्स हमको हर दिन, हर महीने और हर साल फाइनेंशियली सिक्योरिटी की तरफ ले जाएंगे। अगर बाकी लोगों ने यह कर दिखाया तो आप क्यों नहीं? हम तो इसे जरूर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर, जो कहता है कि द टोटल मनी मेकओवर चैलेंज। यानी कि इस बुक में ऑथर देव रामसे उस पल के बारे में बात करते हैं जब उन्हें पता चला कि वो बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं। वे अपनी सारी सेविंग्स गंवा बैठे हैं और महीने के अंत तक मुश्किल से गुजारा कर पाते थे। देव ने सब कुछ अपने तरीके से किया और वो हार गए। उन्हें अब खड़े होकर के सबसे बड़े चैलेंज का सामना करना था, जो था खुद का सामना करना। उन्होंने यह सीखा कि उनके तरीके एक बहुत बड़े एस्पेक्ट या पहलू की कमी थी उनके तरीके में, जो था अपने आप को मैनेज करना। अमीर बनने की प्रॉब्लम यह नहीं है कि अमीर कैसे बने। हम में से ज़्यादातर लोग पहले से ही ऐसा करना जानते हैं। सबसे मुश्किल चीज़ है ऐसा सच में कर दिखाना। यह आसान तो नहीं है। अगर आसान होता तो इस दुनिया के सभी लोग अब तक अमीर बन चुके रहते। हमको खड़े होकर के अपने आप को मिरर में देखने की ज़रूरत है। वो आदमी दिखाई दे रहा है जो वो है हमारी प्रॉब्लम जो दिखाई दे रहा है। अगर उस आदमी को मैनेज कर पाए तो हमारी सक्सेस तय है। तो इसीलिए टोटल मनी मेकओवर चैलेंज असल में हम खुद हैं। हमें खुद का सामना करना है। हम ही प्रॉब्लम है और हम ही सोल्यूशन हो। अपने आप को बचाने वाले हम सिर्फ और सिर्फ हम ही हैं। तो इस बहुत सी बढ़िया सी लाइन को जानने के बाद कि हमें सारा काम खुद से ही करना है, तो आगे जानते हैं सेकंड चैप्टर के बारे में कि उसमें हमारे लिए क्या खास है। तो यहाँ पर इनकार यानी मैं अभी इतनी भी बुरी हालत में नहीं हूँ। डिनाई आई एम नॉट दैट आउट ऑफ सेफ, यानी कि मतलब ये कि सबसे पहले हमको ये समझना है कि हम में कोई प्रॉब्लम है और हमारे रास्ते में आने वाली रुकावटों के बारे में समझना ही हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का रास्ता है। जैसे कि सारा और उनके हस्बैंड एक साल में लगभग $75,000 तक कमा लेते थे। उनके ऊपर नॉर्मल कर्ज था, जैसे कि घर का लोन, कार लोन वगैरह वगैरह, और उनके क्रेडिट कार्ड पर सिर्फ $5,000 का लोन था। उन्हें लगा कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन वो असल में कुछ चीज़ों को नकार रहे थे। जब भी वे मिरर में देखते तो उन्हें 2 मोटे लोग कभी दिखाई ही नहीं दिए। सारा और उनके हस्बैंड इस बात को नकारते रहे और वो वैसे ही जीते रहे। फिर एक दिन आया जब उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी फैमिली को एक बड़े घर की ज़रूरत है, तो उन्होंने उसे खरीद लिया। उन्हें लगा कि वे फाइनेंशियली सिक्योर है, लेकिन ऐसा नहीं था। एक दिन सारा के बॉस ने उसे कॉल किया और कहा उनकी कंपनी में अपना खर्च कम करने के लिए कुछ एम्प्लॉयज़ की संख्या को कम कर रहे हैं। इस वजह से सारा की जॉब चली गई और देखते ही देखते उनके साल भर की टोटल फैमिली इनकम के $75,000 में से $45,000 चले गए। तो अब सारा और उनके हस्बैंड डर गए थे और उन्होंने पहली बार अपने आप को मिरर में देखा। उन्होंने देखा कि वे अब फाइनेंशियल तौर पर मोटे हो गए हैं और अब वे इसे नकार नहीं सकते। तो उन्होंने डिसीजन लिया। असल बात यह है कि अगर हम फिजिकली फैट यानी कि शारीरिक रूप से मोटे हो जाए तो हम इसे मिरर में देख सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल मोटापा इतनी आसानी से दिखाई नहीं देता। यह आसानी से छुपाया ज़रूर जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ यह हमको ज़िंदगी भर तक के लिए चिंता भी दे देगा। तो इन सब के बावजूद सारा और उनके हस्बैंड के लिए गुड न्यूज़ ये थी कि उनका फाइनेंशियल क्राइसिस में आना उन्हें सही रास्ते पे लेकर जाने वाला था। अब वे इस फैक्ट्स को अनदेखा नहीं कर सकते। उन्होंने ये अच्छी तरीके से समझ लिया कि उन्हें अब चेंज की ज़रूरत है। उन्होंने एक प्लान बनाया और उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। 2 साल बाद सारा और उनके पति सिर्फ अपने घर को छोड़ करके बाकी हर कर्जे से मुक्त हो गए थे और साथ ही साथ उन्होंने इमरजेंसी के लिए $12,000 भी बचा लिया था।
तो अब आगे बात करते हैं जो थर्ड चैप्टर की तरफ, जो ये है कि कर्ज को लेकर के गलत फहमी, यानी कि डेट को कोई टूल नहीं है, तो डेब्ट कोई टूल नहीं है। जो कोई ऐसी चीज़ जो हमें बहुत खुश देती है फिर भी उसे टालना या डिले करना मैच्योरिटी की निशानी है। हर चीज़ को पाना उसे उसी वक्त हासिल करने की इच्छा रखना ह्यूमन नेचर है, लेकिन हमको खुद को रोकना आना चाहिए। जब कोई झूठ को बार बार पावर केस के साथ में ऊंची आवाज़ में लगातार दोहराया जाता है तो हम उस पर विश्वास करने लग जाते हैं। अगर टीवी पर एक एड में ये कहा जाए कि वो कार खरीदने से आप कूल बन जाएंगे, और अगर ये चीज़ लंबे टाइम तक दोहराई जाए तो हम एक टाइम के बाद में उस पर विश्वास करना स्टार्ट कर देते हैं। इतने लंबे टाइम से ये माना गया है कि लोन हमारी लाइफ का एक पार्ट है। हम बिना लोन के कोई घर या कोई गाड़ी नहीं खरीद सकते। ये बात पावर के साथ में लंबे समय तक कही गई है और हमने इस पर भरोसा भी कर लिया है। तो अब हम लोन के बारे में कुछ ऐसे गलत फहमियों की जांच करेंगे जिन्हें हम सारी ज़िंदगी सुनते आए हैं। पहला झूठ ये है कि लोन एक ऐसा टूल है जिससे हम लाइफ में खुशियाँ पा सकते हैं। तो सच ये है कि लोन एक ऐसा टूल है जो कि लाइफ की गारंटी के साथ में हमारे लाइफ को बर्बाद कर सकता है। ये कोई खुशियाँ नहीं लाता, जबकि उसका उल्टा ही होता है। अमीर लोग उतना लोन नहीं लेते जितना कि हम सोचते हैं। पैसे उधार लेने से हमको टेम्परेरी खुशी तो मिलेगी, लेकिन उसके साथ जुड़े रिस्क हमारी लाइफ को बर्बाद कर देंगे। आगे दूसरा झूठ है कि अपने दोस्तों या फैमिली को लोन देने से उनकी हेल्प होती है, और सच ये है कि लोन देने से सिर्फ और सिर्फ रिश्ते बर्बाद होते हैं। जब जॉन ने अपने दोस्त को $50 उधार में दिया था, तब इसका असर उनके रिश्तों पर भी पड़ने लगा। उनके दोस्त ने उन्हें अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया, और जब भी वो लोग मिलते तब उन्हें बहुत अजीब सा फील होता। तो डेव रामसेन ने जॉन से पूछा कि क्या आपकी दोस्ती की कीमत सिर्फ $50 है, जिसका जवाब उन्होंने दिया कि नहीं, वो इससे बहुत ज़्यादा है। डेव ने जॉन को कहा कि वो अपनी दोस्त को कॉल करके कहे कि उन्होंने उनका कर्ज माफ़ कर दिया है। इससे उन दोनों का रिश्ता पहले से भी ज़्यादा बेहतर हो गया। आगे तीसरा झूठ है कि 0% इंटरेस्ट पर कार लोन लेना एक अच्छी डील है। तो इसका सच ये है कि हर नई कार का 60% जो वैल्यू होता है वो पहले 4 साल में गवा देता है। क्या ये आपको अभी अच्छी डील लगती है? एक ब्रांड न्यू कार खरीदना भी समझदारी नहीं है। ज़्यादातर पैसे वाले लोग वो कार चलाते हैं जो 2 साल तक पुरानी हो गई हो। पैसे वाले लोग ये बात जानते हैं कि वो $20,000 की ऐसी कार नहीं खरीदना चाहेंगे जिसकी कीमत आने वाले कल में 4 सालों में $12,000 कम हो जाएगी। आगे चौथा झूठ है कि जब भी हमको कोई कार किराए पर लेनी हो, रेंट पर लेनी हो, किसी होटल में चेक इन करना हो या ऑनलाइन कुछ भी खरीदना हो, तो हमको क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसका सच ये है कि गलत, ये सब हम एक डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। यानी कि तो बात ऐसी है कि चीज़ों को उन पैसों से खरीदना जो हमारे पास सचमुच में है। ये टोटल मनी मेकओवर का एक पार्ट है। हमको चीज़ों को उन पैसों से खरीदना बंद कर देना होगा जो हमारे पास में है ही नहीं। यानी कि टेक्निकल तौर पर देखा जाए तो वो चीज़ें भी हमारी तब तक हमारी होगी जब तक हम उसके पूरे पैसे ना भर दे। आगे 5वां झूठ हो कि अपने बच्चों को फाइनेंशियल जिम्मेदार बनाने के लिए उन्हें क्रेडिट कार्ड देना चाहिए। और इसका सच ये है कि हम ऐसा करके हम अपने बच्चे को बिल्कुल उल्टा सिखा रहे हैं इसका, जो है फाइनेंशियल गैर जिम्मेदारी। जब हम बच्चों को क्रेडिट कार्ड देते हैं तो हम उनको ये सिखा रहे होते हैं कि वे जो चाहे उन पैसों से खरीद सकते हैं, जो कि उनके पास में है ही नहीं। वो पैसा है ही नहीं उनके पास में। हम उन्हें उसी जाल पे फंसने के रास्ते में चला रहे हैं जिस पे हम खुद फंसे हुए हैं। कई कॉलेज ग्रेजुएट जॉब मिलने से पहले ही बहुत सारे कर्ज पे डूब जाते हैं। क्या हम सोच भी सकते हैं कि इस तरीके से बहुत सारे गलत फहमियों के बारे में जानने के बाद अब जानते हैं कि 2 और रुकावटों के बारे में, इग्नोरेंस और कीपिंग अप विद जॉनेसेस। यानी कि इसे समझने के लिए बेबी स्टेप फर्स्ट को समझते हैं। $1,000 जल्दी बचाएं, यानी कि और ये कैसे होगा, आइए जानते हैं इस कहानी से। वॉल्टर और स्टेफनी की बातें कर रहे थे कि वो जिंदगी में किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं।
इस बात से अनजान कि उनके पैसों को उन्हें कैसे मैनेज करना चाहिए। उनके सामने हमेशा कोई ना कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती थी और वो दोनों किसी एक बजट पर कभी भी अग्री नहीं हो पाते थे। फिर एक दिन वॉल्टर और स्टेफनी को द डेव रामसे के शो के बारे में पता चला और वो उस शो के फैन बन गए। उन्होंने सबसे पहले साथ मिलकर के एक बजट तैयार किया। उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी के लिए और अपने लोन चुकाने के लिए पैसे बचाने स्टार्ट कर दिए। इमरजेंसी के लिए बचत करना और अपना कर्ज चुकाना बहुत मुश्किल था, मगर उन्होंने ये कर दिखाया। उन्हें बहुत खुशी हुई कि उन्होंने इतने पैसे बचा लिए थे, क्योंकि एक दिन वॉल्टर अपने जॉब खो बैठे थे। अगर उनके पास इमरजेंसी के लिए पैसा ना होता या अभी भी उनके ऊपर में लोन का भार होता, तो उनके पास शांत होकर के अगले स्टेप्स के बारे में सोचने का समय नहीं मिल पाता। क्योंकि हम पैदा ऐसे अनपढ़ होते हैं और ये हमारी चौथी रुकावट है। हमें कोई आइडिया नहीं होता कि गाड़ी कैसी चलानी है, पढ़ना लिखना कैसे है, वगैरह वगैरह। हम ये सब चीज़ें बड़े होते होते ही सीखते हैं। जैसे कि पढ़ना लिखना सीखना ज़रूरी है, उसी तरीके से अपने फाइनेंस को मैनेज करना भी ज़रूरी है। ये चीज़ हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती। हमें स्कूल में सिखाया जाता है कि पैसे कैसे कमाएं, लेकिन एक बार उसको कमाने के बाद हमें आइडिया ही नहीं होता कि हम उसे मैनेज कैसे करेंगे। तो पांचवी रिकॉर्ड है कि कीपिंग विद जॉइंसेस, यानी कि शब्दों में इसका मतलब समझे तो हम हमेशा दूसरों को इम्प्रेस करना चाहते हैं। हम उन चीज़ों को खरीदना ज़रूरी समझते हैं जिसे देख करके लोग हमें पैसे वाला समझे, भले ही हमें उस चीज़ में बिल्कुल भी उसकी ज़रूरत ना हो। हमें लगता है कि हमारे दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए ये गैजेट या वो वाली ज्वेलरी खरीदना तो बहुत ज़रूरी है। हमें उनके सामने एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना रखना पड़ेगा, लेकिन ये सब झूठ है। मिलेनियर्स के पास में इतनी चीज़ें नहीं होती। वे उन चीज़ों को नहीं खरीदते जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं होती है। उनमें से कई तो 10 साल पुराने फ़ोन तक भी नहीं यूज़ करते हैं। जी हाँ, जैसे कि देव रामसे जब मिलेनियर थे, जो उन्होंने एक जैगवार कार खरीदी, लेकिन फिर उन्हें नुकसान हुआ और उन्होंने वो पैसे खो दिए। ऐसे में लॉजिकल चीज़ यही होती कि वे अपने कार बेच देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो उन्हें अपनी इमेज मेंटेन करनी थी एक जैगवार रख करके, लेकिन असल में उनके पास में उसके मेंटेनेंस के भी पैसे नहीं थे। तो देव ने अपने दोस्त को भी अपने साथ लोन के पेपर को साइन करने के लिए मना लिया। ये सब सिर्फ इसीलिए था ताकि वह जैगवार रख पाए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जैगवार की हालत खराब होती गई, क्योंकि देव के पास उसे ठीक करवाने के पैसे ही नहीं थे। उनके दोस्त भी उनके लिए लोन के पैसे भर भर के थक गए थे। तो उन्होंने प्यार से कहा कि वे अब उसे बेच दे, लेकिन देव ने बेचने से फिर मना कर दिया था और आखिर में उसके दोस्त ने लोन भरने से भी मना कर दिया। फिर बैंक ने देव को गाड़ी बेचने पर मजबूर कर दिया और आखिर में उन्हें अपनी गाड़ी को बेचनी ही पड़ी। तो अमीर बनने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए। अगर आप वजन कम करना और मसल्स बनाना चाहते तो आप एक ही दिन में खाना पीना छोड़ के 5 किलोमीटर नहीं भाग सकते। ऐसा करने से आप चक्कर खा करके गिर जाएंगे। पैसों पर भी यही बात लागू होती है, यानी कि $1000 बचाना हमारे किसी बुरे दिन में काम आ सकता है। $1000 हमारे इमरजेंसी फंड की बस शुरुआत है और समय के साथ इसे हमें बड़ी रकम में बदलना होगा। फाइनेंशियल इग्नोरेंस या फाइनेंशियल रूप से ना समझ होना हमारी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। जब हमारे पास खाने तक के पैसे न हो, तब भी अमीर होने की इमेज मेंटेन करना हमारे पर उतना ही भारी पड़ सकता है। पहले $1000 को अभी से बचा कर रख दे, उसे बढ़ाने की कोशिश करना स्टार्ट कर दे, जो आपके आगे आने वाले बुरे दिनों में मदद करेगा। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं बेबी स्टेप 2 द डेड स्नो बॉल और बेबी स्टेप 3 जो है इमरजेंसी फंड पूरा कीजिए। हमारे पास होने वाले हर चीज़ें सब में से सबसे बुरी चीज़ है लोन। एक एवरेज अमेरिकन की एनुअल इनकम $50,000 है। वे महीने भर में लगभग $2,000 तक लोन चुकाते हैं। अगर वे उस पैसे को लोन में कलेक्टर को देने के बजाय खुद के लिए बचा पाते तो एक एवरेज अमेरिकन 28 साल में 5.5 मिलियन का मालिक बन चुका रहता था। और यह बस एक एवरेज इनकम है। जो लोग फाइनेंशियली स्मार्ट नहीं हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि भले ही उनके ऊपर लोन ना भी हो और अगर उनके पास में $2,000 एक्स्ट्रा हो, तो भी वो उन्हें उन चीज़ों पर खर्च कर देंगे जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं है।
तो चलिए अब डेट स्नोबॉल को समझते हैं। सबसे पहले आपने हर लोन की एक लिस्ट बना लीजिए। शुरू सबसे छोटे वाले से करें और फिर बड़े वालों पर जाएं। आपके घर के लोन को छोड़ करके हम बाकी सब पर फिर से आएंगे। इसके बाद एक प्लान बनाएंगे कि कैसे हम सारा लोन चुका सकते हैं। हमें छोटे लोन को पहले क्यों चुकाना चाहिए, क्योंकि छोटी जीत भी जीत होती है। वे आपको सही रास्ते पर चलते रहने की गारंटी देती है। सभी बड़े लोन की लिस्ट बनाने के बाद सारे लोन में से छोटी छोटी रकम चुकाना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन जो छोटे लोन हैं उन्हें आप पूरा अभी के अभी चुका दीजिए। यह सब करने के बाद अपने दूसरे लोन पे काम करना स्टार्ट कर दे। अगर आपका पहला लोन $50 था तो आपने ये रास्ता पहले ही पता लगा लिया होगा कि $50 आपको कहाँ से मिल सकता है। अब आप अपने दूसरे लोन में वे $50 को जोड़ करके इसी एक साथ पूरा चुका सकते हैं। तो अब सांस लीजिए और एक ब्रेक लीजिए, लेकिन लंबे समय तक नहीं। अब आप अपने तीसरे, चौथे और पांचवें लोन पर काम इसी तरीके से स्टार्ट कर दीजिए। तो ये है स्नोबॉल डेट का जादू। जितना आगे बढ़ता जाएगा उतना ही लोन आपका चुकता होते जाएगा। जैसे कि जॉर्ज और इमी एक एवरेज अमेरिकन कपल थे जिन पर $169,000 का लोन था। उन्होंने दूसरी चीज़ों पर पैसे खर्चे। जॉर्ज ने एक BMW खरीदी और एनी ने कपड़े और बाकी सारे सामान खरीद लिए, जिससे उनका लोन और बढ़ता ही चला गया। फिर एक दिन आया जब जॉर्ज ने अपनी जॉब खो दी। तब उनके महीने की इनकम में से $4,000 देखते ही देखते गायब हो गए। उन्हें ये समझ आ गया था कि उन्हें जल्द ही कोई एक कदम उठाने की जरूरत है, वरना वे ऐसे ही अपना सारा इमरजेंसी फंड खर्च कर देंगे। तो उनके पास में उन्होंने अपने रेंटल हाउस और BMW को बेच करके अपने मेडिकल बिल और स्टूडेंट लोन को भरा। जॉर्ज और एनी ने अपने घर के बहुत से सामान को बेच दिया और ऐसा खाना खाना स्टार्ट किया जिसे वो पहले खाना पसंद नहीं करते थे। तो पहले उन्हें पता था कि वो कुछ दिन ऐसी हालत में जी लेंगे तो वे अपने सारे लोन को चुका करके बाकियों से भी बेहतर लाइफ जीने लगेंगे, और उन्होंने ये कर दिखाया। जॉर्ज और एनी कर्ज मुक्त हो गए। अब बस जो चीज़ बची थी वो था उनके घर का लोन। यानी कि अब हमको अपने इमरजेंसी फंड को पूरा करने के लिए लगभग 3 से 6 महीने का खर्च लगेगा। ये सबके लिए सेम नहीं है, लेकिन एवरेज तौर पर यही देखा गया है। हमने अपना इमरजेंसी फंड $1,000 के साथ में स्टार्ट किया था, लेकिन इसमें पूरी तरीके से भरने के लिए हमें इमरजेंसी के मामले में इसमें $5,000 से लेकर के $25,000 तक में रखने की ज़रूरत होगी। इकोनॉमिक क्राइसिस, बीमारी, एक्सीडेंट, बेरोजगारी और उतार चढ़ाव हमारे लाइफ का एक पार्ट है। इसीलिए हमको अपने इमरजेंसी फंड को पूरा करने की ज़रूरत है। ऐसा करने से हमको अपनी सिक्योरिटी, मन की शांति और इस बात की गारंटी मिलेगी कि आगे कभी आपको किसी के सामने भी पैसों के लिए हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। और इसी के साथ अब पहुंच गए हैं बेबी स्टेप्स 4 पे, जो है अपने रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं। ये जैसे कि माँ हफ्ते भर में कई बार दौड़ लगाते हैं और वे अपने खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं। वे फिजिकली फिट है। दूसरी तरफ जॉर्ज लगभग हर दिन दौड़ लगाते हैं और खाने पीने में एक स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करते हैं। फिर भी जॉर्ज 24 किलो ओवरवेटेड है। दोनों में फ़र्क क्या है? मार्क ने इसकी शुरुआत पहले की थी। मार्क उनमें से आधी चीज़ें नहीं करते जो जॉर्ज करते हैं, लेकिन फिर भी मार्क फिजिकली बेहतर है। क्यों? क्योंकि मार्क बस उसे मेंटेन कर रहे हैं जो उन्होंने पहले ही हासिल कर लिया था। पैसों के साथ भी यही बात है। शुरुआत की मेहनत मुश्किल लगेगी, लेकिन एक बार आप वह पा लेंगे तो जो आप चाहते हैं, तो उसके बाद आप ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि आगे आपको सिर्फ उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है जिसे आपने अपनी मेहनत से कमाया है। इसीलिए हमको फाइनेंशियली फिट होने की ज़रूरत है। हमको अपने इनकम में से 15% अपने रिटायरमेंट के लिए बचाना होगा, चाहे जो भी हो जाए। हमको ये करना ही पड़ेगा। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि अब हमारे पास में काफ़ी पैसे जमा हो गए तो हम अब रिटायर हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमको पैसे कमाने की ज़रूरत ना होने पर भी हम काम करके एंजॉय कर सकते हैं। एक वृद्ध जिनका नाम है जिम बॉय जी बताते हैं कि वो एक गरीब घर में बड़े हुए थे, जहाँ पर पे सारा खर्च उनकी दादी संभालती थी। दादी ने जिम को सिखाया कि उनको शुरुआत से ही पैसे बचाने चाहिए।
जिनकी इनकम ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी वो हर महीने 10% अपने रिटायरमेंट के से बचाते थे। और जब वो 58 साल यानी कि 58 के हुए तब उनके पास में $1 बिलियन से भी ज़्यादा की सेविंग्स थी। तो जिम के पास अब एक सिंपल सी वर्कशॉप है जिसे वो खुद बनाए हैं और उन्हें उसमें वक्त बिताना अच्छा लगता है। अब वे अक्सर अपनी वाइफ के साथ में महीने भर तक लंबी छुट्टी के लिए भी जाते हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं बेबी स्टेप 5 जो है कॉलेज फंडिंग। यानी कि हम अपने पिछले स्टेप्स पर बहुत फोकस करते आ रहे हैं जिससे हमको ये फील हो सके कि अब हमारे पास में अपने बच्चों की स्कूल कॉलेज के लिए पैसे नहीं बचे होंगे। लेकिन ये सच नहीं है। कॉलेज जाना एक अच्छा है, लेकिन ये हमको गारंटी नहीं दिला सकते कि हम आगे जाकर के कामयाब होकर पैसे वाले ही बनेंगे। कॉलेज से हम सिर्फ नॉलेज हासिल कर सकते हैं और उस नॉलेज को हम कैरेक्टर, विजन, हाजन और हार्डवर्क ऐसे ही दूसरे बेबी स्टेप जिनके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं उनके साथ जोड़ करके हम अपने बच्चों को सही ट्रैक में रखने में काम में ला सकते हैं। कॉलेज जाना इच्छा की बात है, ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं, एक लग्जरी है, नेसेसिटी नहीं। हमारे बच्चों को कॉलेज भेजना ज़रूरी है, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं कि जितना हमारे कि इमरजेंसी फंड और रिटायरमेंट फंड है। कॉलेज के कारण लोन लेना ज़्यादा समझदारी नहीं कहलाता। कॉलेज के लिए कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं। पहली बार की ज़्यादातर डिग्री इस बात पर मायने नहीं रखती कि हमने उन्हें कहाँ से कमाया है। इसका मतलब यह है कि ये बात इतनी ज़रूरी नहीं है कि हम कौन से कॉलेज से ग्रेजुएट हो रहे हैं। तो इसी के लिए कोई महंगे कॉलेज को चुनने के बजाय थोड़े कम महंगे कॉलेज को चुनिए। कॉलेज का पहला रूल है कि हम कैश भी पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा रूल ये है कि हमारे पास ज़रूरत के जितना कैश या कोई स्कॉलरशिप मौजूद हो। सिर्फ और सिर्फ तभी हम अपने बेबीज़ को कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा सुनाई देने वाली मिथ ये है कि डिग्री लेने के लिए हमको स्टूडेंट्स लोन लेना ज़रूरी है। ये सच नहीं है। एक एवरेज स्टूडेंट $15,000 तक अपने स्टूडेंट लोन्स के साथ में ग्रेजुएट होता है, जिसके पीछे की वजह यह है कि वो बोर्डिंग हाउस या हॉस्टल की जगह अपार्टमेंट में रह रहा होता है। अगर वो कैंपस के बाहर खाना खाने के बजाय हॉस्टल में रह करके कॉलेज से मिलने वाला खाना खाए तो वो लगभग $5,000 तक की बचत कर सकता है। स्टूडेंट लोन असल में पढ़ाई के लिए नहीं होता, वो कैंपस के बाहर के खर्चे जैसे कि अपार्टमेंट यानी कि कैंपस के बाहर के खाने के लिए होता है। तो पढ़ाई करने के लिए किसी लोन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि कॉलेज के लिए हम कैसे बचत कर सकते हैं। अगर हम पैदा होने से लेकर के 18 साल तक के $2,000 तक इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे बच्चे के पास में $126,000 तक होंगे। अगर हम पैदा होने से लेकर के 18 साल तक $2,000 तक में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे बच्चे के पास में $1,26,000 तक होंगे, यानी कि $1,26,000। ये उनके कॉलेज के खर्च के लिए काफ़ी है। यह महीने भर की सिर्फ $166.67 हुए और यह हम महंगाई के समय में दूसरों से बहुत आगे रखेंगे। चलिए हम इसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि हमने कहा था कि कॉलेज के साल भर का एवरेज कॉस्ट $15,000 से लेकर के $25,000 के आसपास होगा। अब इसे 4% इन्फ्लेशमेंट रेट यानी कि महंगाई को ध्यान में रख करके 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे हमारा टोटल कॉस्ट होगा $60,000 से $100,000 तक आ जाएगा। हम इसका एवरेज लेंगे जो होगा $80,000 और बस। अब हमें और मैथ्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हर साल $2,000 18 साल तक में इन्वेस्ट करते रहेंगे तो $80,000 आपके बच्चे के पूरे कॉलेज खर्च के लिए काफ़ी है। इसी के साथ में हम पहुंच गए हैं बेबी स्टेप 6 जो है अपने घर का लोन या मॉर्टगेज भर करके पूरा करें। अब हम कर्ज मुक्त यानी कि डेट फ्री है। जो चीज़ बची है वो है हमारा होम लोन और हमने प्रॉमिस किया कि हम इस बारे में बात ज़रूर करेंगे। तो चलिए इस एग्जाम्पल को लेते हैं। माइक ने $250,000 का एक घर खरीदा। उन्होंने $25,000 की डाउन पेमेंट की। अब उन्हें 7% इंटरेस्ट रेट पर $225,000 की और एक पेमेंट करनी थी। चलिए इस अमाउंट को देखते हैं। अगर माइक 30 साल के ऊपर तक के पे करना चाहे तो उन्हें हर महीने $1,349 पे करना होगा, जिससे टोटल अमाउंट बनेंगे $485,636। अगर वे 15 साल के ऊपर तक में पे करना चाहे तो हर महीने $1,899 मिलेगा, जिसका टोटल होगा $341,762। तो दोनों में फ़र्क कितना है? हर महीने सिर्फ $550 एक्स्ट्रा भरने से
हमें अपने मंथली $143,872 तक बचा सकते हैं। क्या आप इसे सच में नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इससे ये सीख मिलेगी कि लोन पर हर महीने ज़्यादा इन्वेस्ट करना खर्च करना चाहिए, चाहे वो एक्स्ट्रा रकम कितनी ही छोटी लगे, लेकिन लंबी रेस में ये बहुत काम आएगी। और इसी के साथ में आखिरी और 7वां बेबी स्टेप है, पागलों की तरह पैसे कमाइए। अब हम टॉप 2% में हैं। अब आप डेट फ्री है और डेब्ट फ्री है और अपने घर के पैसे भी घर भर दिए, कार्ड की कोई पेमेंट नहीं बचे, अपने कॉलेज और रिटायरमेंट के लिए पैसे बचा लिए हैं, और हमारे पास इमरजेंसी फंड भी है। बहुत अच्छा। आपको याद है कि भला आपने टोटल मनी मेकओवर को स्टार्ट क्यों किया था? अमीर बनने के लिए, है ना? तो लेकिन आपको ये बात समझनी चाहिए कि पैसा और प्रॉपर्टी हमारी सभी परेशानियों का जवाब नहीं है। पैसे खुद को कभी कभी प्रॉब्लम बन सकता है, पैसे खुद में भी। तो 40 सालों में कमाने और बचाने के बाद में हमें $20 मिलियन बचा लिए हैं, तो अब हम इसका क्या करेंगे? अब आप पैसों को मिस्टर यूनिवर्स अनोल बन चुके हैं। अब अच्छा, अगला स्टेप है, पैसा 3 चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है: मज़े करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए और देने के लिए। तो आपको इस तरीके से यूज़ करना होगा। सबसे पहले मज़े कीजिए। एक ब्रांड न्यू $100,000 कीमत की नई कार खरीदने में कोई बुराई नहीं है, ना ही $30,000 के ब्रांड न्यू वॉच खरीदने में। ये गलत नहीं है। हमने उस पैसे को खुद कमाया है और हमने इसे मज़े कर सकते हैं। प्रॉब्लम उन लोगों में होती है जो इतनी महंगी चीज़ तब खरीदते हैं जब उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ये चीज़। दूसरा है, इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट करना भी कुछ हद तक मज़ेदार होता है, और हम इतने सारे पैसों का क्या करेंगे भला? उसे इन्वेस्ट कीजिए, और इन्वेस्ट करने से हम ये ट्रैक कर पाएंगे कि हमारा सफ़र कहाँ जा रहा है, और हम जीत रहे हैं या कुछ हासिल कर रहे हैं। तीसरा है कि दूसरों को दीजिए। गरीबों को पैसे देना दुनिया के सभी धर्मों में लिखा है। दूसरों को देने से हम अच्छा महसूस करते हैं। जैसे मज़े करना अच्छा लगता है, लेकिन एक टाइम के बाद में ये मज़ा चला जाता है। इन्वेस्ट करना भी अच्छा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद में इससे हम अपना इंटरेस्ट खो देंगे। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम हर बार करने पर अच्छा फील करेंगे? तो वो है देना। यानी कि इसी के साथ में हम पहुंच गए हैं, हम इस कंक्लूजन पे। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि पैसा कमाना और उसे संभालना आसान नहीं है। जैसे कि हम बोलते हैं कि कल एक ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए जिसे कोई और नहीं जी रहा होगा, उसके लिए हमको आज से इतनी मेहनत करनी होगी जितनी कि कोई और नहीं कर रहा हो। इसमें टाइम, एफर्ट्स और एनर्जी सब कुछ लगाना होगा। टोटल मनी मेकओवर एक बहुत ही बड़ी कमिटमेंट है, लेकिन अगर एक बार आप इसे अच्छे से फॉलो कर लेंगे तो ज़िंदगी भर के फाइनेंशियल सिक्योरिटी की आपको गारंटी मिल जाएगी। तो चलिए डेव रामसे के 7 बेबी स्टेप को हम फिर से याद करते हैं। बेबी स्टेप 1 है, अपने इमरजेंसी फंड के लिए $1,000 बचा करके रखें। बेबी स्टेप 2 है कि डेब्ट स्नोबॉल मेथड से अपना सारा कर्ज चुका दे। बेबी स्टेप 3 है कि अपने इमरजेंसी फंड को 3 से 6 महीने तक के लिए बचा कर रखें। बेबी स्टेप 4 ये है कि अपनी सैलरी में से 15% रिटायरमेंट के लिए बचा के रखें। बेबी स्टेप 5 अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए जिस दिन पैदा हुए हैं उसी दिन से बचत करना स्टार्ट कर दें। बेबी स्टेप 6 है कि अपने घर का लोन हर महीने बड़ी रकम चुकाकर जल्दी से जल्दी भरें। बेबी स्टेप 7 है कि अपने ब्लेसिंग्स को दूसरों के साथ भी बांटें। तो क्या आप मोटिवेटेड है? क्या आप एक्साइटेड है? क्या आपको वो बनने के लिए तैयार है जो आप हमेशा से बनना चाहते हैं? तो आप देर किस बात की? इन बेबी स्टेप्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए और अपने लाइफ को ऐसे जिए जैसे कोई और नहीं जी रहा होगा। और इसी लाइन के साथ में ये समरी यहीं पे कंप्लीट होती है। इस समरी के बारे में आपको जान करके कैसा लगा? इस समरी की कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगी? कौन सा बेबी स्टेप आपको बहुत अच्छा लगा? या आपको कोई सजेशन देना होगा कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है? ऐसे चैनल न्यू है तो आपके सजेशन की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे अपना सजेशन, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, अपना सजेशन प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे डाल दें। थैंक यू।